हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 100 एंड 103 के बारे में, जो है अपील संबंधी। ठीक है, ऑर्डर 42। ठीक, अब सेकेंड अपील के दिन हम एक एक करके कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि सेकेंड अपील कौन कर सकेगा। ठीक, सेकेंड अपील किसको की जाएगी, सेकेंड अपील किसके विरुद्ध की जाएगी, सेकेंड अपील के आधार क्या होंगे। ठीक है, और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कब सेकेंड अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे सेकेंड अपील में। पहला आता है अपील कौन कर सकेगा। फर्स्ट पॉइंट, अपील कौन कर सकेगा। तो कोई भी निर्णय से व्यतीत पक्षकार सेकेंड अपील न्यायालय में दाखिल कर सकेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, जिसने फर्स्ट अपील की हुई हो। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट अपील दाखिल नहीं की और आप सेकेंड अपील कर दें तो ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा सेकेंड अपील का, आपको फर्स्ट अपील करनी होगी। ठीक है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपील किसको की जाएगी। ठीक है, तो सामान्य सी बात है, जो है हाई कोर्ट को सेकेंड अपील होगी। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट अपील का जो मैंने अध्ययन किया था तो उसमें दोनों को हो सकते थे, जिला न्यायालय को भी और हाई कोर्ट को भी, दोनों को हो सकती थी। और ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओनली ऑन हाई कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है किसके विरुद्ध की जाएगी। तो अपीली डिक्री के विरुद्ध, अपीली डिक्री, जिस डिक्री की आपने अपील की है, ठीक है, उस अपील के डिसीजन के खिलाफ आप सेकेंड अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपीली डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। ठीक है, ना कि किसी विनिश्चय के विरुद्ध। सेकेंड अपील किसी विनिश्चय के विरुद्ध नहीं होगी, अपीली डिक्री की के विरुद्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपील के आधार क्या हैं। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन 1976 से पूर्व की स्थिति और पश्चात, दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो संशोधन से पूर्व क्या है कि सेकेंड अपील विधि के प्रश्न पर भी हो सकती थी, सेकेंड अपील विधि का बल रखने वाली रूढ़ के प्रश्न पर भी हो सकती थी, सेकेंड अपील विधि या रूढ़ से संबंधित तात्विक विवाद को निर्धारित करने में निचला न्यायालय असफल रहा तब भी हो सकती थी, निचले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या विनिश्चय में कोई त्रुटि घटित की गई हो। ठीक है, तब भी हो सकती थी सेकेंड अपील। ठीक है, लिहाजा सेकेंड अपील का जो है अत्यधिक क्षेत्र विस्तार था। ठीक है, यहाँ तक कि विधि और तथ्य क्या, ठीक है, मिश्रित प्रश्न है तब भी सेकेंड अपील हो सकती थी। इतना क्षेत्र विस्तार हो गया था, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, कुछ लॉ के माध्यम से, कुछ इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, कि अनिश्चितता से उत्पन्न हो गई थी, ये पता नहीं लग रहा था सेकेंड अपील या फर्स्ट अपील है। ठीक है, लिहाजा 1976 में संशोधन करना पड़ा और उसके माध्यम से ये निश्चित किया गया कि हाँ किसके अगेंस्ट हम सेकेंड अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके अधीन कर सकते हैं, तो अब क्लियर हुआ है कि निचले न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की सेकेंड अपील हो सकती है। निचले न्यायालय द्वारा पारित अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की अपील हो सकती है। दूसरा है विधि के सारवान प्रश्न पर अपील होगी, सेकेंड अपील। तीसरा है एक पक्षी पारित अपील डिक्री का सेकेंड अपील हो सकेगी। तो तीन ग्राउंड निकल के आए हैं, क्या है, निचले न्यायालय ने कोई अपील मेडिसिन दिया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है सेकेंड अपील हो सकती है, या फिर विधि का कोई सारवान प्रश्न है तब भी आप सेकेंड अपील कर सकते हैं, या फिर जो है एक पक्षी पारित डिक्री अपीली डिक्री की अपील की है, एक पक्षी आर्डर दे दिया न्यायालय ने तब भी आप उसके खिलाफ सेकेंड अपील कर पाएंगे। तो तीन ग्राउंड यहाँ पे निकल कर आए हैं। ठीक है, एक केस है दुर्गा चौधरानी बनाम जवाहर सिंह, प्रिवी काउंसिल का केस है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुसरण किया पी स्वामी बनाम हनोया के मामले में। ठीक है, इसमें स्पष्ट किया गया था कि तथ्य संबंधी प्रश्नों की वजह से निर्णय घोर गलत ही क्यों ना हो, फिर भी हम सेकेंड अपील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या था, तथ्य संबंधी प्रश्नों की वजह से निर्णय घोर गलत ही क्यों ना हो, घोर गलती बरती गई हो तथ्य संबंधी प्रश्नों के निर्धारणों को लेकर, लिहाजा आप सेकेंड अपील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस है एक मधुसूदन दास बनाम नारायणी बाई। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां निचले न्यायालय सुनवाई के समय साक्ष्य के आकलन में तात्विक अनियमितता बरती है, ठीक है, जैसे कि यदि संव्यवहार अनुचित प्रभाव से है, ठीक है, ये एक्सेप्शन के रूप में स्वीकार किया है। तत्संबंधी संबंधी प्रश्नों को लेकर हम सेकेंड अपील नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वीकार किया है कि यदि संव्यवहार अनुचित प्रभाव से है, दूषित है, ठीक है, या संव्यवहार बेईमानी है, या संव्यवहार बनावटी है, क्या वास्तव में वहाँ उपेक्षा की गई है, ठीक है, या
साक्ष्य की जो है गलत व्याख्या की गई है, ठीक है, अनुमानों अटकलों के आधार पर डिसीजन दे दिया गया है, तो क्या है वहाँ सेकंड अपील पोषणीय है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंड अपील की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो सेकेंड अपील की जाती है तो अपील में विधि के सारवान प्रश्न का संक्षेप में कथन किया जाएगा कि वास्तव में विधि का कोई सारवान प्रश्न इसमें अंतर्निहित है, ठीक है। अगर इस तरह से विधि का प्रश्न, सारवान विधि का प्रश्न अंतर्निहित है तो क्या करेगा न्यायालय, सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को नोटिस करेगा और उसे सुनेगा, ठीक है। और इस प्रकार बनाए गए प्रश्न, जो भी प्रश्न बनाएगा उसको लेके सुनवाई करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 1 सेकेंड अपील का किसी भी अन्य आधार पर होना, हेडलाइन उसकी सेकेंड अपील का किसी भी अन्य आधार पर होना, तो धारा 100 में वर्णित आधारों पर ही होगी अन्यथा नहीं होगी। सीधा बोल रहा है कि आप अपीली डिक्री की अपील कर सकते हैं, विधि के सारवान प्रश्न पर अपील कर सकते हैं, एक पक्षी अपीली डिक्री की अपील कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। सेक्शन 102 बोल रहा है कतिपय मामलों में सेकेंड अपील का ना होना, ठीक है। तो 50,000 तक या उससे अधिक का मैटर तभी आप हाई कोर्ट को सेकंड अपील कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले 25,000 था लेकिन अब ये जो है 50,000 हो गया है, ठीक है। उसका मालिक जो है 50,000 तक या उससे अधिक का होना चाहिए तभी सेकंड अपील पोषणीय है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 103 तथ्य विवेकों का अवधारण करने की हाईकोर्ट की शक्ति। तो सेकेंड अपील में हाईकोर्ट तथ्य संबंधी प्रश्नों का भी अवधारण कर सकता है, ठीक है। कर सकता है यदि फर्स्ट अपील में निचले न्यायालय ने नहीं किए हैं तो, ठीक है। ये बात रही आपकी सेकेंड अपील की।